हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडीज। आज हम लेकर आए हैं आरबीआई नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स फेब मंथ के, जो कि आपके अपकमिंग इंटरव्यूज और मेन एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा न्यूज पे चलते हैं। तो सबसे पहली न्यूज है हमारी, आरबीआई अनाउंसेस डिजिटल पेमेंट इंडेक्स फॉर सितंबर 2022। अब सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स होता क्या है। देखो, ये एक इंडेक्स है जो हमें जानकारी देता है डिजिटल पेमेंट के बारे में। अब इसका क्या मतलब है समझते हैं। देखो, समझ लो मैं एक शॉप में गया और मेरा कुछ सामान खरीदा मैंने और उसका बिल आया 100 रुपये। ठीक है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उसको 100 रुपये का नोट दे दूं, मतलब फिजिकल करेंसी दे दूं, ठीक है, या तो मैं उससे बोलूंगा भैया स्कैनर देना, ठीक है, मैं क्यूआर कोड स्कैन कर देता हूँ, या मैं उसको बोलूंगा कि भाई पॉस मशीन देना जिसमें कार्ड स्वाइप होते हैं, ठीक है, या मैं बोलूंगा सीधा अकाउंट नंबर दे दो, मैं इंटरनेट बैंकिंग से ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, इसमें क्या किया मैंने, जो मेरा बिल था 100 रुपये का, इसकी पेमेंट तो की, पर इसमें मैंने फिजिकल करेंसी का यूज नहीं किया। मैंने सारी की सारी पेमेंट कैसे की, डिजिटली की। तो इसको बोलते हैं डिजिटल पेमेंट। और देखो, इंडिया का टारगेट ये है कि इंडिया ने अपने आप को पेपरलेस करेंसी बनाना है। ठीक है, इंडिया ने अपने आप को फुल डिजिटल करेंसी बनाना है, और इसने इसी के लिए नवंबर मंथ में क्या कहते हैं, डिजिटल करेंसी भी अपनी लॉन्च कर दी है। ठीक है, हमारा टारगेट ही ये है कि हमने अपने आप को फुल डिजिटल करेंसी बनाना है। और देखो, ये जो हमारा टारगेट है, इसको हमने कितना अचीव किया है, हम डिजिटल पेमेंट के मामले में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ये सब जानकारी कौन देता है हमें, ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स देता है। ठीक है, ये लॉन्च कब हुआ था, ये लॉन्च हुआ था जनवरी 2021 में। अब यहाँ पे हमने एक बेस ईयर माना था, किसको, मार्च 2018 को। इसका मतलब क्या है, देखो आज मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, आज मेरी ग्रोथ हो रही है कि डिक्लाइन हो रही है, इसको मैं कंपेयर करूंगा ना किसी चीज से, तभी तो पता चलेगा कि मैं बढ़ रहा हूँ कि छोटा हूँ। जैसे कि समझ लो, बचपन में हम हाइट नापते थे, ठीक है, तो हम दीवार पे एक निशान लगाते थे ना कि भाई मेरी हाइट आज यहाँ है। फिर 5 महीने बाद हम हाइट नापते थे, फिर दूसरा निशान लगाते थे, फिर हम इसको कंपेयर करते थे, फिर पता चलता था ना कि हाँ भाई मेरी ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे मार्च 2018 के लिए हमने बेस ईयर। अब जो हमारे पास अगला डाटा आएगा उसको हम इससे कंपेयर करेंगे कि हमारी ग्रोथ हो रही है कि डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, तो मार्च 2018 को हमने क्या लिया था, बेस ईयर, और इसकी वैल्यू कितनी ली थी, 100। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और है, जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है ना, इसका डाटा साल में 2 बार रिलीज होता है। ठीक है, कौन कौन से मंथ का, एक होता है हमारे मार्च मंथ का, ठीक है, एक होता है मार्च का, और एक होता है सितंबर मंथ का। अब ये जो डाटा है ना, ये 2 महीने का रिलीज होता है। मार्च का मतलब मार्च तक कितना हुआ, फिर सितंबर तक कितना हुआ, ये डाटा रिलीज होता है। ठीक है, पर ये रिलीज होता है 4 मंथ बाद, मतलब मार्च का डाटा रिलीज होगा आपका अगस्त में, और सितंबर का डाटा रिलीज होगा जैन में। तो मतलब जिस मंथ का डाटा रिलीज होना है वो होगा कितने, 4 मंथ्स बाद। ठीक है, 4 महीने का लैग होता है इनमें। सितंबर का होगा अगली जनवरी में, मार्च का होगा जो अगस्त आएगी उसमें। ठीक है, तो ये 4 महीने का लैग होता है डाटा रिलीज करने में। ठीक है, फिर जो हमारा ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है, ये कितने पैरामीटर पे बेस्ड होता है, टोटल 5 पैरामीटर्स पे बेस्ड होता है। कौन कौन से, पेमेंट इनेबलर्स। ठीक है, पेमेंट इनेबलर्स मतलब जो पेमेंट इनेबल करते हैं। देखो, अगर मेरे को डिजिटल पेमेंट चाहिए, मेरे को क्यूआर कोड स्कैन करना है, कुछ करना, तो मेरे को क्या है, दो चीजें तो बड़ी ज्यादा जरूरी है, एक इंटरनेट, एक मोबाइल। ठीक है, तीसरा बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, चौथा पार्टिसिपेंट मर्चेंट, मतलब कि सामने वाला कोई मर्चेंट भी होना चाहिए ना, दुकानदार, जिसका मैं क्यूआर कोड स्कैन करूंगा। ठीक है, वो मतलब है यहाँ पे। और आधार का मतलब कि आधार इनेबल्ड पेमेंट भी होती है आपकी। ठीक है, जैसे आप लोक मित्र केंद्र वगैरह पे जाओगे तो आधार इनेबल्ड पेमेंट भी होती है। अगर आपके अकाउंट से आधार लगा है, आपका CKYC हो रखा है, ठीक है, आपने अंगूठा लगा के अपने आधार को वेरीफाई करा रखा है बैंक में, तो आप आधार इनेबल्ड पेमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है पेमेंट इनेबलर्स। दूसरा है हमारा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड। मतलब डिमांड साइड मतलब हम कंज्यूमर्स, जो हम कंज्यूमर्स हैं वो होते हैं डिमांड साइड, उनका पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमें पेमेंट के लिए क्या क्या चाहिए, देखो, एटीएम चाहिए, डेबिट कार्ड चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग चाहिए। ठीक है, फास्टैग भी एक एग्जांपल है। ठीक है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड का। क्यों, क्योंकि देखो हम फास्टैग में पैसे डलवा के रखते हैं, और जैसे हम टोल टैक्स पे जाते हैं वो पैसे खुद कट जाते हैं। ठीक है ना, वो हमारी तरफ से बिल पे कर रहे हैं, तो ये हमारी डिमांड साइड का एक एग्जांपल है। फिर एक यहाँ पे एक चीज दी है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। देखो, ये अब अभी हम आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। क्यों, क्योंकि इस पे एक और न्यूज है कि आरबीआई ने अलाउ किया है एनआरआई कस्टमर्स के लिए, ठीक है, और फॉरेन कस्टमर्स के लिए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये क्या होता है वो हम आगे पूरा डीप में डिस्कस करेंगे। तो ये एग्जांपल थे आपके पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड। फिर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड। सप्लाई साइड मतलब जैसे हमने डिमांड की, तो हमारी डिमांड को फुलफिल कौन करेगा, बैंक करेगा, या फिर जो मर्चेंट होगा वो करेगा। तो हमारी सब डिमांड को सब फुलफिल करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखो, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड चाहिए हमें। ठीक है, तो उसको फुलफिल कौन करेगा, बैंक करेगा। ठीक है, फिर हम पैसे कैसे निकालेंगे, एटीएम्स के थ्रू निकालेंगे, या पॉस टर्मिनल, जो हमारी छोटी सी मशीन आती है जिसमें कार्ड स्वैप करते हैं। ठीक है, फिर क्यूआर कोड्स होंगे तभी हम स्कैन कर पाएंगे। तो ये है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड। ठीक है,
फिर पेमेंट परफॉर्मेंस, ठीक है, इसकी भी अच्छी खासी वेटेज, अभी मैं इनकी वेटेज भी बताऊंगा कि कितनी कितनी वेटेज है, ठीक है। तो पेमेंट परफॉर्मेंस मतलब डिजिटल पेमेंट सिस्टम बाय वॉल्यूम बाय वैल्यू, मतलब कि आपने कितनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की तो वो आ जाएगा आपका वॉल्यूम में, और उन ट्रांजेक्शन की वैल्यू कितनी की, 1 लाख की थी कि 5 लाख की थी, तो वो किस में आ जाएगा, डिजिटल पेमेंट सिस्टम वैल्यू में। फिर यूनिक यूजर्स कितने हैं, ठीक है, यूनिक यूजर्स मतलब कि नए कस्टमर्स कितने आ रहे हैं रोज पेमेंट में, डिजिटल पेमेंट में उसकी, ठीक है, ये सब बात है। तो देखो लास्ट एक चीज और पढ़ लेते हैं, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। इसमें क्या है, अवेयरनेस एंड एजुकेशन, मतलब आप लोगों को जागरूक कर रहे हो डिजिटल पेमेंट के बारे में, ठीक है। फिर डिक्लाइंस, डिक्लाइंस मतलब देखो, जैसे आपने ये चीज एक्सपीरियंस की होगी, आप गूगल पे यूज करते होंगे या फोन पे जो भी यूज करते होंगे, आप स्कैन कर रहे हो, ठीक है, स्कैन कर रहे हो और क्या जाता है कि भाई आपका इंटरनेट सर्वर, आपके बैंक का सर्वर डाउन है और वो डिक्लाइन हो जाती है, पेमेंट होती नहीं है, ठीक है। ये सिस्टम डाउन टाइम वही चीज है एक तरीके से, ठीक है, सिस्टम डाउन टाइम और डिक्लाइन मतलब एक जैसा ही है, ठीक है। कभी कभी आपकी पेमेंट हो ही नहीं पाती है, ठीक है, कि आपके अकाउंट में कभी स्टॉप लगा होता है, कुछ होता है, तो आपकी ऑनलाइन पेमेंट हो नहीं पाती है। फिर कंप्लेन एंड फ्रॉड्स, ठीक है, डिजिटल पेमेंट में आजकल फ्रॉड भी बड़े हो रहे हैं, ठीक है। देखो मैं एसबीआई में काम करता हूँ, हर तीसरे या चौथे दिन एक बंदा आता ही है कि भाई मेरे अकाउंट से पैसे कट गए, ठीक है। तो वो चीज़ भी होती है बहुत सारी। तो ये कंज्यूमर सेंट्रिसिटी है। अब देखो इनके पॉइंट्स क्या क्या है। पेमेंट इनेबलर्स की कितनी परसेंटेज दी है वेटेज, 25%, ठीक है। डिमांड साइड वाले को दी है 10% की वेटेज, इसको दी है 15% की वेटेज, सबसे ज्यादा दी है पेमेंट परफॉर्मेंस को 45% की वेटेज, और सबसे कम दी है कंज्यूमर सेंट्रिसिटी को 5% की वेटेज, बल्कि सबसे ज्यादा इसकी वेटेज होनी चाहिए थी। देखो जितना कम सिस्टम डाउन टाइम होगा, जितने कम डिक्लाइन होंगे, जितने कम कंप्लेंट्स होंगे, जितने ज्यादा कम फ्रॉड्स होंगे, उतना ज्यादा आपका डिजिटल पेमेंट चीज चलेगी। क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है, आप गूगल पे कर रहे हो, आपका चलता ही नहीं है, वो आता है बैंक सर्वर नॉट वर्किंग, ऐसे कुछ आ जाता है कि बैंक सर्वर इज डाउन, ऐसे वैसे कुछ आता है, पेमेंट होती नहीं है। तो आप इसलिए कभी ना देखना, जेब में आप हमेशा थोड़े पैसे लेके चलते ही हो। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप 1 रुपया भी नहीं ले रहे हो और फोन गूगल पे के दम पे जा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं वो डिक्लाइन हो जाता है। तो जब तक फुल प्रूफ नहीं होगा तो डिजिटल पेमेंट कैसे बढ़ेंगी, ठीक है, तब तक बंदे कुछ ना कुछ कैश तो रखेंगे ही अपने पास। तो सबसे ज्यादा वेटेज इसकी होनी चाहिए थी मेरे आइडिया से, तो क्योंकि कि जितने कम डिक्लाइंस होंगे, जितने कम फ्रॉड्स होंगे, उतना ज़्यादा डिजिटल पेमेंट बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बात क्या है कि ये जो इंडेक्स हुआ है, इसमें सितंबर मंथ की रेटिंग कितनी है ये देख लीजिए, 377.46। और जैसे कि पेपर का ट्रेंड है तो एक पिछली वाली भी पूछ सकता है आपसे, तो मार्च में कितनी थी, 349.30। तो ये था हमारा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ठीक है। 5 पैरामीटर्स पे होता है, ठीक है, पांचों पैरामीटर्स की वेटेज कितने की, 25% इसकी, 10, 15, 45 और 5%, ठीक है। साल में 2 महीने में निकलता है, एक मार्च और एक सितंबर में। और इनका डाटा पब्लिश कब होता है, मार्च का होगा अगस्त में और सितंबर का होगा जैन में, ठीक है। तो ये था हमारा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा डिस्कशन पेपर ऑन एसएसएएफ। अब एसएसएएफ समझने से पहले हम समझेंगे डिस्कशन पेपर क्या चीज होती है। देखो जब भी आरबीआई को कोई नया फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करना होता है तो वो उसका डिस्कशन पेपर बनाता है, मतलब उस पेपर में उस फ्रेमवर्क की सारी डिटेल्स डाल देगा कि हम ये करने की सोच रहे हैं और इसमें हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, और लोगों से मांगते हैं सजेशन। इन शॉर्ट डिस्कशन पेपर क्या है, जो आपका आइडिया है उसको आप लोगों को बताएंगे और बदले में उनसे सजेशन मांगेंगे। तो यहाँ पे आरबीआई सजेशन किस चीज में मांग रहा है, एसएसएएफ पे। एसएसएएफ है क्या आपका, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स फ्रेमवर्क, ठीक है, ये है आपका एसएसएएफ। अब देखो जो बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखी है उनको मैं बता दूं कि बैंक के पास दो चीजें होती है, एक होती है लायबिलिटी, एक होती है एसेट्स। तो बैंक के एसेट्स क्या होते हैं, जो बैंक लोन डिस्ट्रीब्यूट्स करता है, ठीक है, वो होते हैं बैंक के एसेट्स। तो बैंक के स्ट्रेस्ड एसेट्स कौन से होंगे, जो लोन एनपीए हो रहे हैं, ठीक है, जो लोन बैड लोन हो रहे हैं, वो होते हैं बैंक के स्ट्रेस्ड एसेट्स। तो अब आरबीआई सोच क्या कह रहा है कि उसकी करेगा, जो स्ट्रेस एसेट है उनका करेगा सिक्योरिटाइजेशन। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि सिक्योरिटाइजेशन होता क्या है, ठीक है, और अब हम करते हैं किसी चीज की, बिल्कुल सिक्योरिटाइजेशन अभी हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड्स एसेट की, ठीक है, और ये कब से कर रहे हैं, 2021 से। तो हम यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि सिक्योरिटाइजेशन होता क्या है, ठीक है, ये समझ गए तो हम समझ जाएंगे कि एनपीए लोन्स के साथ आरबीआई क्या करने की सोच रहा है और ऐसा क्यों कर रहा है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो देखो ये इमेज के थ्रू समझते हैं, ये इमेज हमने आरबीआई की वेबसाइट से उठाई है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, समझ लो मैं हूँ एक बिजनेसमैन, ठीक है, और मेरे को चाहिए 100 करोड़ रुपए अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। तो मैं गया बैंक के पास और मैंने कहा बैंक से कि मेरे को 100 करोड़ रुपए दो। तो बैंक इतनी बड़ी रकम ऐसे तो देगा नहीं, कुछ ना कुछ मेरे से बदले में मॉर्टगेज करवाएगा, मॉर्टगेज मतलब गिरवी रखवाएगा, ठीक है।
तो बैंक ने मेरे से मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स ले लिए, ठीक है, और वो मॉर्टगेज करवा लिए। अब क्या हुआ, ये लोन था मेरा लगभग 10 साल का, ठीक है, और 10 साल बाद मैं इनको टोटल अमाउंट लगभग 110 करोड़ रुपए पे करूंगा विद इंटरेस्ट, ठीक है। अब बैंक को क्या है, कोई डील आ गई, ठीक है, और बैंक को चाहिए अर्जेंटली पैसे, तो वो 10 साल तो वेट करेंगे नहीं मेरा कि वो 10 साल में 110 करोड़ देगा फिर जाके हम डील करेंगे, उनको पैसे अभी चाहिए। तो बैंक क्या करेगा, अब आ जाओ इस डायग्राम के ऊपर, देखो ये जो पहला वाला बॉक्स है ये है हमारा बैंक, ठीक है। बैंक के पास है मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स, ठीक है, जो मैंने मॉर्टगेज करा रखी है। तो बैंक क्या जाएगा, एक थर्ड पार्टी के पास जाएगा, एसपीवी, ठीक है, या एसपीई बोल लो, यहाँ पे दिया है स्पेशल पर्पस एंटिटी, ठीक है, इसके पास जाएगा और बोलेगा कि भाई मैंने ऐसे ऐसे एक बंदे को लोन दे रखा है, अच्छा खासा बंदा है, ठीक है, प्रॉपर्टीज के पेपर है, तो आप क्या करो, मेरे को पैसे दे दो, बदले में आप पेपर्स भी रख लो और जो लोन की इनकम आएगी विद इंटरेस्ट वो भी आप रख लेना। तो ठीक है, ये पार्टी मान जाती है, पार्टी उससे प्रॉपर्टीज के पेपर ले लेती है, साथ में वो लोन अमाउंट और विद इंटरेस्ट ये पार्टी लेगी, बदले में इनको इस वक्त ऑन द स्पॉट पैसे दे देती है बैंक को, ठीक है। बैंक पैसे लेके हो जाता है साइड, बैंक का काम हो गया यहाँ पे खत्म, ठीक है। अब बात करते हैं इस पार्टी की, थर्ड पार्टी की। ये क्या करती है, देखो अब 10 साल में इसको ये 110 करोड़ रुपए मिलेंगे, पर फिलहाल के लिए क्या कर, मतलब ऐसा नहीं है 10 साल बाद 110 किस्तें तो आ रही होंगी, पर टोटल 110 करोड़ इसका कब कंप्लीट होगा, 10 साल में। पर रेगुलर फ्लो के लिए इसको भी पैसे चाहिए, तो ये क्या करेगा, 10 साल तो वेट करेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, जो इसके पास लोन्स के पेपर्स है ना उनको ऐसा ट्रीट करेगा, ठीक है, सिक्योरिटी ट्रीट करेगा, वो इसके पास एक सिक्योरिटी एक तरीके से, ठीक है। और उसका क्या फॉर्म करेगा, उसके बनाएंगे ट्रांचेस। अभी देखो ट्रांचेस वर्ड अजीब सा लग रहा होगा, ट्रांचेस कुछ नहीं होता, बॉन्ड्स होते हैं, उसके इशू करेगा बॉन्ड्स, मतलब जैसे अब इसके पास 100 करोड़ का देखो सिक्योरिटी है, ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसके छोटे छोटे बॉन्ड्स बना देगा, जैसे कि 1 लाख का बना दिया एक, अब ये क्या करेगा, इसको बेच देगा सेकेंडरी मार्केट में, मतलब लोगों को बोलेगा आप 1 लाख का बॉन्ड खरीदिए, ठीक है, और साल बाद आपको 1,08,000 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है, 1 साल बाद आपको 1,08,000 रुपये मिल जाएंगे, आप 1 लाख का बॉन्ड खरीदिए और आपको 1 साल बाद 1,08,000 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये उसको बना देगा बॉन्ड्स, और बॉन्ड्स की करवाएगा रेटिंग, ठीक है, और बॉन्ड्स की जो सबसे बेस्ट बॉन्ड होते हैं उनकी रेटिंग होती है AAA, ठीक है, फिर AA, फिर AB, फिर BB, ऐसे रेटिंग्स होती है बॉन्ड्स की, ठीक है। तो अगर AAA रेटिंग मिलेगी तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे, ठीक है, वो मतलब होता है। तो जो प्रॉपर्टी सिक्योरिटी है इसके पास उसके ये कन्वर्ट कर देगा बॉन्ड्स में, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बॉन्ड्स बना दिए, अब ये क्या करेगा, बॉन्ड्स बेचेगा लोगों को, ठीक है, बॉन्ड्स बेचेगा लोगों को और बदले में लोगों से ले लेगा पैसे, ये बॉन्ड बेचे और पैसे ले लिए, ठीक है। तो ये होता था हमारा स्टैंडर्ड एसेट्स के साथ। अब आरबीआई क्या सोच रहा है, जो एनपीए वाली एसेट्स है ना उनको भी इसमें डालेगा, और ऐसा क्यों सोच रहा है, देखो अभी तक जो हमारे पास एनपीए लोन्स है ना उनको हम कैसे, उससे हम पैसे कैसे बनाते हैं, वो बनाते हैं हम सरफाइसी एक्ट के थ्रू, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको सरफाइसी एक्ट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, और ये 2002 का एक्ट है, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो एआरसी कंपनीज है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, उनके थ्रू हम जो जो हमारे पास मॉर्टगेज प्रॉपर्टी होती है उसको बेचते हैं, ठीक है। तो काफी लंबा प्रोसीजर होता है, उसमें टाइम, बैंक का भी काफी टाइम कंज्यूम होता है, तो बैंक क्या सोच रहा है कि सीधा प्रॉपर्टीज के पेपर और लोन की सारी डिटेल उनको दे देगा एसपीवी को, और वो फिर खुद देखे और हमें पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो टाइम बचाने के लिए ये सब चीज सोची जा रही है, तो इस पर अभी डिस्कशन पेपर पब्लिश्ड हुआ है, अभी सजेशंस आएंगे लोग पे, फिर जाके ये इंप्लीमेंट करेंगे इस पे, ठीक है। तो ये थी हमारी दूसरी न्यूज, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो कि लॉन्च हुआ है हमारा 1 जनवरी 2021 में। अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इस डेट को, और क्या लॉन्च हुआ था, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो देखो इंडिया का टारगेट, इंडिया का विजन बहुत समय से यही था कि इंडिया को एक ऐसी कंट्री बनाना है जिसमें पेपरलेस करेंसी हो, ठीक है। पर वो तो बीच में कोरोना आ गया इसलिए हम थोड़ा डिले हो गए, वरना हमने ये चीज़ बहुत पहले स्टार्ट कर देनी थी, ठीक है। तो अब देखो ये जो पीआईडीएफ है ये करता क्या है, पीआईडीएफ जो है ये फंड है, करता क्या है, ये कहता है मर्चेंट्स को, मर्चेंट्स या शॉपकीपर्स को बोलता है कि आप पीओएस, पीओएस मतलब फिजिकल पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस, जो कि हमारी स्वैपिंग मशीन होती है, या डिजिटल पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस, जैसे कि आपने देखा होगा एक स्कैनर लगा होता है, उसके साइड में एक स्पीकर लगा होता है जो बोलता है कि पेटीएम पे 200 रुपए दिए हैं, ठीक है, जैसे आप पेमेंट करते हो, तो होता है हमारा डिजिटल पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस। तो ये कहता है कि दुकानदारों को आप ये दोनों चीजें इंस्टॉल कीजिए, दोनों में से कोई भी इंस्टॉल कीजिए, दोनों कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये इंस्टॉल कीजिए, और इस पे जो खर्चा आएगा वो हम देंगे सब्सिडी के रूप में इस फंड से, ठीक है। तो ये फंड इसलिए बनाया है कि लोग जो मर्चेंट्स हैं वो डिजिटल पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस लगाए अपने दुकानों में, और उस पर जो खर्चा आएगा वो इस फंड के थ्रू दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या टारगेट था, स्टार्टिंग में ये था कि ये कवर करेगा टायर 3 से लेकर टायर 6 सिटीज और साथ में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट,
पर 26 अगस्त 2021 को क्या डिसाइड किया गया कि इसमें टायर 1 और टायर 2 सिटीज भी इंक्लूड होंगी, पर उसमें एक कंडीशन है, उसमें सिर्फ वही मर्चेंट्स इंक्लूड होंगे जो पीएम स्वनिधि स्कीम के अंडर आते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने पहले नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रखा था, पर इसके साथ अब इन्होंने क्या कर दिया, जे एंड लद्दाख का भी पूरा रीजन कवर किया है इस फंड के अंदर, ठीक है। और इनका टारगेट क्या था, इनका टारगेट था कि भाई हर साल 30 लाख टच पॉइंट्स यहाँ पे दिया है, हर साल 30 लाख टच पॉइंट्स ये इंस्टॉल करेंगे, जिसमें से 10 लाख फिजिकल होंगे, फिजिकल यानी कि पॉस मशीन वगैरह, ठीक है, और 20 लाख डिजिटल, डिजिटल यानी कि वही पेटीएम स्पीकर वगैरह वाला है, ठीक है, ये इंस्टॉल करने हैं हर साल, ठीक है। तो जब ये फंड स्टार्टिंग में बनाया गया था ना, तो ये बनाया गया था 3 साल के लिए, पर अब कह रहे हैं कि 2 साल एक्सटेंड और भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो, ऑपरेशनल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स एंड मे बी एक्सटेंडेड फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, मतलब टोटल 5 साल कर सकते हैं इसको, ठीक है। 3 साल तो पक्का है, 2 साल आगे जैसे हमारे को रिस्पॉन्स मिलेगा उस हिसाब से 2 साल एक्सटेंड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में इसका कॉर्पस कितना था, 345 करोड़, जिसमें से 250 करोड़ था आरबीआई का और 95 करोड़ था हमारा किसका, जो मेजर कार्ड नेटवर्क्स हैं, कार्ड नेटवर्क्स यानी कि वीजा हो गया, रुपए हो गया, ग्लोबल हो गया, ये सब, ठीक है। तो टोटल 345 करोड़ का था, पर आरबीआई ने कहा ये तो यार फिक्स हो गया, इसमें तो खत्म हो जाएगा कभी ना कभी। तो आरबीआई ने क्या कहा, आपको जैसे आप जैसे वीजा कार्ड है, उस पर 1 रुपए की ट्रांजेक्शन की किसी ने, ठीक है, उसके थ्रू, तो उसका कुछ हिस्सा आप इस फंड में डालोगे, ठीक है, हर ट्रांजेक्शन पे। अब वो कितना है वो काफी ज्यादा इतना पूछेगा नहीं कोई इससे, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया, पर ये हर ट्रांजेक्शन का कुछ हिस्सा आपने परसेंटेज में इस फंड में डालना है। और साथ ही साथ क्या बोला, जो बैंक जैसे एसबीआई, मैं एसबीआई में काम करता हूँ, तो देखो एसबीआई वीजा कार्ड भी देता है, रुपए कार्ड भी देता है, ग्लोबल कार्ड भी देता है, ठीक है। तो ये तीनों कार्ड्स दे रहा है एसबीआई। तो आप जो जो बैंक्स इनको इशू कर रहे हैं ना, उनको भी हिस्सा डालना पड़ेगा इस फंड में, ये बोल दिया है भाई इसने आरबीआई, ठीक है। और इसको हेड कौन करेगा, इसको हेड करेगा एक एक्स ऑफिशियो एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है, ये इस फंड को हेड करेगी, ठीक है। अब जैसे देखो, ये 30 लाख का जो हमारा टारगेट था साल का, अब इसके टारगेट कैसे फुलफिल करेंगे वो भी दिया है। तो स्टार्टिंग में मैंने जैसे आपको बताया कि टायर 3 से लेकर टायर 6 तक था, पर बाद में टायर 1 एंड 2 इंक्लूड किए हैं, तो इसलिए यहाँ पे काटा हुआ है। ये टेबल मैंने पूरा का पूरा आरबीआई की वेबसाइट से कॉपी किया है, ठीक है। तो उन्होंने काट दिया कि भाई पहले टायर 3 से लेकर 4 तक था, पर अब टायर 1 एंड 2 भी इंक्लूड कर दिए हैं। तो देखो, जो 30 लाख है उसका 30% हम करेंगे टायर 1 से लेकर टायर 4 सिटीज में, ठीक है, मतलब 30 लाख टच पॉइंट बनाने थे, उसका 30% कितना हो गया, 9 लाख। तो 9 लाख टच पॉइंट बनेंगे यहाँ पे। फिर टायर 5 से 6 में कितने बनेंगे, 30 लाख का 60% यानी कि 18 लाख। और लास्ट में 10% यानी कि 3 लाख, किसमें, नॉर्थ ईस्टर्न यूटी एंड जे एंड के लद्दाख, ठीक है, इन सब में 10 लाख, तो टोटल हो गया 30 लाख टच पॉइंट एवरी ईयर्स, ठीक है। अब देखो, अब जो ये आ गया हमारे फंड की बात, अब पहले हमने स्टार्ट किया था 345 करोड़ से, अब हमारे पास फंड कितना इकट्ठा हो गया अब तक, 1003 करोड़, ठीक है, जिसमें से 250 करोड़ वो फिक्स था आरबीआई का, ठीक है। फिर कार्ड्स नेटवर्क का पहले कितना था, 95 करोड़, पर फिर हमने डिस्कस क्या किया कि हर ट्रांजेक्शन पे कुछ परसेंट आपको देना पड़ेगा, तो अब कार्ड नेटवर्क्स का कितना हो गया, 302 करोड़। फिर जो बैंक्स इन कार्ड्स को इशू करते हैं उनको भी अपना हिस्सा देना पड़ता था, तो बैंक का कितना हो गया, 438 करोड़, ठीक है। स्पॉन्सर बैंक 11 करोड़, और इंटरेस्ट इस पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट कितना हुआ, 49 करोड़ का, जिसमें तो देखो टोटल जितना भी होगा उसमें से 264.45 करोड़ हम सब्सिडी दे चुके हैं मर्चेंट्स को वापस, जिन्होंने इंस्टॉल किए थे ये डिजिटल पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस, उनको हमने सब्सिडी दे दी है 264 करोड़ की। तो अब हमारे पास फंड कितना बचा है, 788.20 करोड़। तो ये पूछ सकते हैं आपसे पेपर में, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट, और ये आज का लास्ट है हमारा, ठीक है। ये काफी लंबा होने वाला है टॉपिक, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा डिटेल है, तो इसको ढंग से पढ़ेंगे। ये क्या है, इशुएंस ऑफ पीपीआई। मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको जब मैं डिजिटल पेमेंट इंडेक्स पढ़ा रहा था कि हम पीपीआई की बात आगे करेंगे, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की। तो ये वही न्यूज है कि इशुएंस ऑफ पीपीआईज टू फॉरेन नेशनल्स एंड एनआरआईज विजिटिंग इंडिया, मतलब जो बाहर से लोग, ठीक है, फॉरेनर्स आ रहे हैं, और जो एनआरआईज आ रहे हैं, जो इंडिया के लोग बाहर रहते हैं, ठीक है, वो इंडिया आ रहे हैं स्पेशली किस कंट्री से, G20 कंट्री से, क्योंकि G20 समिट होनी भी है इंडिया में सितंबर मंथ में न्यू दिल्ली में, ठीक है। और अभी लखनऊ में हुई, ठीक है, समिट, वो इन्वेस्टर समिट हुई शायद। तो उसके लिए जो फॉरेनर्स आ रहे हैं उनको क्या हम प्रोवाइड करेंगे, यूपीआई प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, किसके रूप में, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में। अब बात यहाँ पे ये आती है कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। देखो, जैसे सिम आती है ना हमारी 2 टाइप की, एक होती है प्रीपेड, एक होती है पोस्ट पेड। प्रीपेड वाली में क्या करते हैं, हम पहले बैलेंस डलवाते हैं फिर यूज करते हैं, और पोस्ट पेड वाली में क्या होता है, पहले यूज करते हैं बाद में बिल भरते हैं, ठीक है। तो ये प्रीपेड वाली है, ठीक है, मतलब इसमें आप इंस्ट्रूमेंट से पहले पैसे डलवाओगे फिर उसको यूज करोगे, ठीक है।
प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट मतलब वो इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें आप पहले पैसे सबमिट करोगे, फिर उसको आप यूज कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका मेट्रो कार्ड, ठीक है, मेट्रो कार्ड हो गया। फिर आपका एग्जांपल हो गया जैसे कि आपका रिलायंस फ्रेश कार्ड होता है, ठीक है, ठीक है, वो कार्ड हो गया, या फिर आपका पेटीएम वॉलेट हो गया। ये सब आपके एग्जांपल के हैं, इनमें आप पहले पैसा डालते हो फिर इसको यूज करते रहते हो, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब इनको पावर कहाँ से मिलती है? इनको पावर मिलती है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट को कौन से एक्ट में मेंशन है, मतलब सेक्शन 10(2) ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, ठीक है, उसमें मेंशन है ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। अब बोला क्या गया है, जो एनआरआईज और फॉरेनर्स आएंगे इंडिया में, ठीक है, वो एयरपोर्ट पे अपनी करेंसी चेंज कराइए, ठीक है, फिर वहां पे आप प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इशू कीजिए, उसमें पैसे डलवाइए और यूज कीजिए इंडिया में, ठीक है। अब वो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आपको दो तरीके से मिल सकते हैं, एक होगा स्मॉल पीपीआईज, एक होगा फुल केवाईसी पीपीआई। स्मॉल पीपीआईज में क्या होगा कि आपकी ना मिनिमम डिटेल्स, यहाँ पे देखो लिखा हुआ ना कि आपकी मिनिमम डिटेल्स ऑब्टेन की जाएंगी, ठीक है, मिनिमम डिटेल्स मतलब कि सिंपल सा आपका एक टेलीफोन मोबाइल नंबर होगा, उस पर ओटीपी लेंगे और एक कोई आईडी प्रूफ ले लेंगे, जैसे आपके पास पासपोर्ट होगा या वीजा, उसकी एक फोटोकॉपी ले लेंगे, बस बात खत्म, और आपको एक पीपीआई इशू कर देंगे। पर फुल केवाईसी वाले में क्या होगा, आपका पूरा वीडियो केवाईसी होगा, सी केवाईसी होगा, अंगूठा लगाया जाएगा, सब कुछ, ठीक है, फोटो वगैरह सब डिटेल पूरी ली जाएगी, ठीक है, फुल केवाईसी पेमेंट। अब देखो, अब यहाँ पे बात आ रही है कि इसको इशू कौन कौन कर सकता है बैंक्स में। अगर बैंक इशू कर रहे हैं तो उनको क्या क्या कंडीशन चाहिए, और अगर नॉन बैंक वाली कंपनीज इशू कर रही हैं तो उनको क्या क्या कंडीशंस चाहिए, वो आगे डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें बैंक्स की, तो देखो बैंक्स को पीपीआई इशू करने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो उसको अप्रूवल चाहिए, किससे, डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम सेंट्रल ऑफिस आरबीआई से, ठीक है। वहां से वो जब वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देंगे, उसके 30 दिन के अंदर अपने रेगुलेटरी डिपार्टमेंट से भी क्लियरेंस लेंगे वो, फिर जाके पीपीआई इशू कर पाएंगे बैंक्स, ठीक है, ये होगी बैंक्स की बात। अब बात करते हैं नॉन बैंक्स कंपनीज की। तो देखो, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि वो कंपनीज एक्ट के थ्रू रजिस्टर होनी चाहिए, 1956 2013 कंपनीज एक्ट है, उसके अंडर रजिस्टर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, उसकी जो नेट वर्थ है ना, पॉजिटिव होनी चाहिए 5 करोड़, ठीक है, बैलेंस शीट में, ठीक है, लेटेस्ट बैलेंस शीट जो होगी उसमें नेट वर्थ जो होनी चाहिए वो 5 करोड़ होनी चाहिए। फिर वो अप्लाई कर सकती है किसमें, वही डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट सेटलमेंट एंड सिस्टम सेंट्रल ऑफिस आरबीआई, ठीक है। फिर यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने वाली है, जब वो अप्लाई कर रही है तब तो 5 करोड़ चाहिए, पर जब अप्लाई कर चुकी, ठीक है, आज अप्लाई किया, 5 करोड़ मेरी वैल्यू है, ठीक है, मेरे को लाइसेंस मिल गया, फिर आज से 3 साल बाद मेरे को अपनी वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी, 15 करोड़, ठीक है। अगर मैंने ये नहीं की तो तब मेरा वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, मतलब फिर मैं 3 साल बाद इशू नहीं कर पाऊंगा पीपीआई, ठीक है। तो मतलब जब मैंने परमिशन मांगी तब मेरे को कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, 5 करोड़, और जिस दिन से मैंने परमिशन मांगी उससे 3 साल तक मेरे को कितनी करनी पड़ेगी अपनी कीमत, 15 करोड़, ठीक है। ये चीज ध्यान की है, ये किसके लिए, नॉन बैंक्स के लिए। सबसे पहली बात वो क्या होना चाहिए, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होने चाहिए। दूसरा, उनकी नेटवर्थ जो है पॉजिटिव होनी चाहिए, 5 करोड़ बैलेंस शीट में, ठीक है, जो लेटेस्ट है। और जिस दिन अप्लाई किया उससे नेक्स्ट 3rd ईयर में उनकी कितनी होनी चाहिए, 15 करोड़ होनी चाहिए नेटवर्थ, ठीक है। ये आगे बात हमारी पीपीआई इशू करने की। अब बात करते हैं, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा दो टाइप के पीपीआई होते हैं, स्मॉल पीपीआई और एक होता है फुल केवाईसी पीपीआई। तो इसमें हमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, जो स्मॉल पीपीआई है ना, उसमें क्या होता है हमारा, सबसे पहली बात तो ये है कि उसमें हमारी लिमिट होती है 10,000 की, मतलब कि आप महीने में सिर्फ 10,000 रुपए खर्च कर सकते हो और साल में 1,20,000, ठीक है, मेन बात ये है। और ये पीपीआई जो है वो रीलोडेबल होते हैं इन नेचर, मतलब एक बार पैसा खत्म हो गया दोबारा डाल लो, फिर पैसा खत्म हो गया फिर दोबारा डाल लो, ठीक है, ये चीज होगी बात। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन सच पीपीआई शैल नॉट एक्सीड 10,000। देखो अब इसका मतलब क्या है, ये काफी अच्छी चीज है। अभी हमने पढ़ा कि मैं अपने पीपीआई से मंथली खर्चा कितना कर सकता हूँ, 10,000 रुपए। तो देखो किसी मंथ मेरे पास 50,000 रुपए आ गए और मैं सोच रहा हूँ कि यार 50,000 रुपए क्या करना है, तो मैं अपने पीपीआई में क्या करता हूँ, 20,000 रुपए डलवा लेता हूँ, और 10,000 मैं इससे एक मंथ में यूज कर लूंगा और 10,000 इससे अगले मंथ में यूज कर लूंगा, क्योंकि महीने की लिमिट तो मेरी 10,000 ही है। तो मैं इकट्ठा 20,000 डलवा लेता हूँ, 10,000 फर्स्ट मंथ यूज कर लूंगा और 10,000 सेकंड मंथ यूज कर लूंगा। तो ये फैसिलिटी स्मॉल पीपीआई नहीं देता। क्यों? स्मॉल पीपीआई क्या कहता है, आपके पीपीआई में एट ए टाइम जब मर्जी आप अपना पीपीआई खोलो उसमें से 10,000 से ज्यादा पैसे होंगे ही नहीं, होने ही नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब उसमें उसका जो अमाउंट है वो 10,000 से ऊपर जाएगा ही नहीं स्मॉल पीपीआई का, किसी भी वक्त आप करो, ठीक है। तो मतलब मैं 10,000 से ज्यादा उसमें पैसे रख ही नहीं पाऊंगा।
चाहे मेरी लिमिट, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरी लिमिट देखो 10,000 है खर्चने की, मैं 20,000 डलवा लेता हूँ, 2 महीने का इकट्ठा डलवा लेता हूँ, एक महीने 10 खर्च लूंगा, दूसरे महीने 10, पर वो वाली फैसिलिटी नहीं मिलती स्मॉल पीपीआईज में। साथ ही साथ आप यहाँ पे कैश विड्रॉल नहीं कर सकते, फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। आपको जो भी पैसा है आपके पीपीआई में, उससे आप क्या कर सकते हो, या तो गुड्स खरीद सकते हो या सर्विसेज ले सकते हो। सर्विसेज का एग्जांपल जैसे आपका मेट्रो कार्ड है, उसमें जो पैसे हैं आप उससे मेट्रो की सर्विस ले सकते हो, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रहे हो, ठीक है। या आपके पेटीएम वॉलेट में पैसे हैं तो उससे आप क्या कर सकते हो, कोई गुड्स खरीद सकते हो, ठीक है। बस ये है कि आप उस कैश को आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे या विड्रॉल नहीं कर पाओगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो आपका स्मॉल पीपीआई है ना, उसको आपको 24 मंथ्स के अंदर अंदर, ठीक है, उसको फुल केवाईसी पीपीआई में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, 24 महीने बाद समझ लो आपका पीपीआई है और उसमें है 2,000 रुपये, तो 24 महीने से पहले तो आप इसमें 8,000 डलवा सकते हो, पर 24 महीने बाद क्या होगा, इसमें आप नई रकम नहीं डाल सकते पीपीआई में, ठीक है। 24 महीने बाद अगर आपने इसको फुल केवाईसी में कन्वर्ट नहीं करवाया तो आप इसमें और कैश नहीं डाल पाओगे कभी भी। बस ये कंडीशन देता है कि जो इसमें पहले से कैश प्रेजेंट होगा उसको आप यूज कर पाओगे 24 महीने बाद, पर 24 महीने के बाद इसमें नया कैश नहीं डाल पाओगे, ठीक है। ये एक सिस्टम है स्मॉल पीपीआई का। अब बात करते हैं फुल केवाईसी पीपीआई का, तो इसमें क्या होता है, वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें प्रॉपर आपकी केवाईसी होती है, ठीक है, विद फोटोग्राफ वगैरह, वीडियो वगैरह सब कुछ ली जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें हमारी लिमिट कितनी थी, 10,000 आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ठीक है। इसमें लिमिट कितनी है, 2 लाख रुपए। इसमें आप एट ए टाइम 2 लाख रुपए डलवा सकते हो अपने पीपीआई में, ठीक है। और इसमें देखो आपको फंड ट्रांसफर नहीं करने दे रहा था, कैश विड्रॉल और फंड ट्रांसफर, ठीक है। इसमें आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो बेनिफिशियरी ऐड करके, और कितना कर सकते हो, 2 लाख रुपए पर मंथ, ठीक है। पर मंथ 2 लाख रुपए फंड ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने बेनिफिशियरी ऐड नहीं किया तो कितना आपकी लिमिट है, 10,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें आप कैश विड्रॉल भी कर सकते हो, कितना, 2,000 पर ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजैक्शन में 2,000 रुपए, और पूरे महीने में 10,000 रुपए का आप कैश विड्रॉल भी कर सकते हो। तो देखो स्मॉल पीपीआई और फुल पीपीआई का अगर मैं डिफरेंस बनाऊं, तो स्मॉल पीपीआई में क्या था और ये हमारा फुल, ठीक है। एक तो था इसके 10,000 लिमिट थी एट ए टाइम, इसकी कितनी है, 2 लाख, ठीक है। इसमें आप कैश विड्रॉल नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हो। इसमें फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसमें फंड ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। और इसमें अगर आपने बेनिफिशियरी ऐड किया तो आप उसको कितने, 2 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हो। और अगर आपने बेनिफिशियरी ऐड नहीं किया है तो आप 10,000 रुपए ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, पर मंथ। तो ये था हमारा आरबीआई नोटिफिकेशन। होप आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और इस लेक्चर के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, उसमें आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।